अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद आमिर। स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर 17 स्टार्ट करना है। चैप्टर 17 का नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, हमने आपको शुरू में फर्स्ट ईयर में जब हम चैप्टर 1 पढ़ाया था, वहां बताया था कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। वो क्या होती है? हमने इस चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको? ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the properties and structure of solids is called solid state physics। बच्चों, हम सॉलिड्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो तीन तरह से इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड, नंबर 3 पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो हम बारी-बारी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनमें क्या-क्या फर्क है और ये होते क्या है। तो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? बेटा, ऐसे सॉलिड्स जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? कि तमाम मॉलिक्यूल एक ही तरतीब से जुड़े हुए होंगे, तमाम बॉन्ड्स एक जैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, देयर इज एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ये दो बातें हमें कैसे पता लगा कि सॉलिड्स जो हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनके अंदर जो है ऑर्डर्ड जो होते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं ऑर्डर्ड होते हैं और रेगुलरली अरेंज होते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में अगर आप पहला पेज जो चैप्टर 17 का है उसको देखेंगे तो वहां लिखा है एक टेक्निक का नाम एक्सरे टेक्निक। हम सॉलिड्स का जाके माइक्रो लेवल पर, मतलब एटॉमिक लेवल पर जब जायजा लेते हैं तो देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें बाकायदा एक तरतीब पाई जाती है, उनके अरेंजमेंट में लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर पाया जाता है। इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। जब हम लोग लफ्ज सुनते हैं क्रिस्टल का तो कभी कभी माइंड में आ जाता है क्रिस्टल का मतलब, जैसे हम कॉमनली बोलते हैं कि क्लियर क्रिस्टल, साफ शिफाफ। इस क्रिस्टल का मतलब साफ शिफाफ नहीं है, क्लियर क्रिस्टल नहीं है। आप समझ रहे हो, अगर हम गिलास की बात करें, शीशे की बात करें, वो भी क्रिस्टल की तरह क्लियर क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है नहीं। बाज़ वक्त ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने में ऑर्डर नहीं लग रही होंगी, जैसे कि नमक है, आपको पाउडर लग रहा होगा, लेकिन जब हम उसके एटॉमिक लेवल पर जाकर उसको पढ़ेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उसका स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड होगा, उसमें एक तरतीब पाई जा रही होगी। शीशा जो है, जब हम उसको स्टडी करते हैं, हालांकि वो क्लियर क्रिस्टल है लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर जब स्टडी करेंगे तो उसके जो एटम्स की अरेंजमेंट है ऑर्डरली नहीं है, वहां पर तरतीब नहीं पाई जाती। तो ये फर्क याद रखिएगा, क्रिस्टल का मतलब वो वाला क्रिस्टल नहीं है कि साफ शिफाफ। यहाँ क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? तरतीब वाले एटम्स के तरतीब वाले सॉलिड्स। एग्जांपल्स की बात करें, अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल में अगर आप देखें जिंक मेटल का स्ट्रक्चर, तो अगर आप देखिए जिंक मेटल के स्ट्रक्चर में बाकायदा एक तरतीब पाई जा रही है, सारे एटम जो है वो एक जैसे जुड़े हुए हैं, हर जगह बॉन्ड लेंथ सेम है, जिंक भी है, कॉपर है बेटा, आप आयरन भी है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हमने लिखी है सॉलिड्स की, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं मेटल्स में। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आप जो है सॉल्ट के बारे में आप सब लोग जानते हैं। सॉल्ट पाउडर फॉर्म में होता है, देखने में तो पाउडर है, कोई तरतीब नजर नहीं आती, लेकिन जब एटॉमिक लेवल पर जाकर इसको हम स्टडी करेंगे तो तमाम एटम्स के अंदर एक रेगुलर पैटर्न पाया जाएगा, एक बाकायदा अरेंजमेंट पाई जाएगी। तो सॉल्ट जिसका
उसका नाम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको हर जगह पर ऑर्डर और तरतीब नजर आएगी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम सिरामिक्स में बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में लिखता है जिरकोनिया। अब सिरामिक्स क्या होते हैं? सिरामिक्स बेटा आप समझ लें कि जैसे मिट्टी के बर्तन जिस मटेरियल से बनाए जाते हैं वो सिरामिक्स होते हैं। आपके जो ज्वेलरी वगैरह भी इससे बनती है, इससे जो है वो नकली दांत भी बनाए जाते हैं। तो ये एक ऐसा मटेरियल है जिससे हम लोग ये चीजें, इसमें जिरकोनिया एक सिरामिक मटेरियल के अंदर एग्जांपल है जो कि ज्वेलरी, बहुत कॉस्टली ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम गौर से देखें इसमें भी आपको जगह जगह पर बकायदा अरेंजमेंट नजर आएगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी किनकी बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हम इनके एटम्स की जो मोशन है उसको स्टडी करें। अगर आप कंपैरिजन करें सॉलिड्स के अंदर एटम्स की मोशन को और लिक्विड्स के अंदर एटम की मोशन को, तो लिक्विड के जो एटम्स होते हैं वो आजादी से मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि उनके अंदर फोर्सेस थोड़ी वीक होती हैं। लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं उनके एटम्स काफी साथ साथ जुड़े होते हैं, इतने आजाद नहीं होते मूव करने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो मूव ही नहीं करते, उनके पोजीशन फिक्स है। फिक्स पोजीशन के बावजूद भी वो मूव करते हैं। उनकी मोशन कैसी होती है बेटा? उनकी मोशन जो होती है वो वाइब्रेशनल मोशन होती है। वाइब्रेशनल मोशन। आपकी टेक्स्ट बुक वाला एक वर्ड लिखता है, एक लाइन लिखता है कि उनकी जो एवरेज एटॉमिक पोजीशंस हैं वो सेम रहती है। अब एवरेज एटॉमिक पोजीशन का मतलब क्या है? देखिए हमने कहा कि इनकी मोशन जो है वाइब्रेशनल मोशन है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल जो है थोड़ी देर के लिए इधर मूव करता है, वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन का मतलब है वापस भी आना, तो फिर वो इतना डिस्टेंस वापस भी कवर करता है। तो कहते हैं एवरेज एटॉमिक पोजीशन लॉन्ग रेंज तक जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर एटम की मोशन कैसी होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर सॉलिड का बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से इनके जो एटम्स की वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर को कम कर दें तो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाते हैं। अगली बात, कोहेसिव फोर्सेस क्या होती है? बच्चों सॉलिड्स के अंदर वो फोर्सेस जो एटम्स को जोड़ के रखती हैं, ऐसी फोर्सेस जो एटम्स को बाहर जोड़ के रखती हैं बेटा, उनको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। लव कोहेसिव, कोहेजन से है जोड़ना, तो ऐसी फोर्सेस जो एटम्स को आपस में मिला के रखती हैं बेटा, जो कि पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हर जगह पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। कोहेसिव फोर्सेस ही रिस्पांसिबल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऑर्डर स्ट्रक्चर की, जो कि एक ऑर्डर बनता है, रेगुलर अरेंजमेंट बनती है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ही बनती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड्स के अंदर एटम्स की मोशन है वो वाइब्रेशनल मोशन है और वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दें तो वाइब्रेशंस एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इतने ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं कि जो कोहेसिव फोर्सेस थी जिन्होंने उनको जोड़ा हुआ था वो वीक हो जाती हैं, और हमारे पास एटम के दरमियान में जो फोर्स थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। जब ये फोर्स खत्म हो गई तो ये एटम जो है वो अपनी मर्जी की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। पहले की निस्बत मोशन बढ़ जाती है। ये जो मोशन होती है, अब इस पॉइंट के ऊपर जब ये कोहेसिव फोर्सेस टूट गई, बॉन्ड टूट गए, तो हम कहते हैं ये जो सॉलिड हमारा क्या हो गया? ये मेल्ट हो गया। जिस टेम्परेचर पर हमारा सॉलिड मेल्ट हुआ, कोहेसिव फोर्सेस टूटी, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एक बात आप पढ़ेंगे बुक के अंदर कि सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प एंड डेफिनेट है। शार्प एंड डेफिनेट का मतलब क्या होता है? देखिए एक सॉलिड जो है उसके अंदर तमाम एटम जो है वो इक्वल बॉन्ड लेंथ रखते हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों एटम के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो इन दोनों एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ के बराबर
सिमिलरली इनकी भी बॉन्ड लेंथ बराबर है, सारों की बॉन्ड लेंथ बराबर है। अब अगर हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करें, सपोज इन दो एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए सपोज हमें चाहिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन दोनों के लिए 50 चाहिए तो इन दोनों के लिए भी क्या चाहिए होगा 50, इन दोनों के लिए भी क्या चाहिए होगा 50। पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर तमाम बॉन्ड्स को टूटने के लिए ये एक ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसी एक ही टेम्परेचर पर पूरा सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तमाम बॉन्ड टूट जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है शार्प होंगे और डेफिनेट होंगे। वो जो आज हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमॉर्फस के बारे में पढ़ेंगे और पॉलीमेरिक के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर को बुक से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन हो मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।